इस पूरी पुस्तक के दौरान मैं आपको बहुत सी कहानियां बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन अपने आप में एक सतत चलती रहने वाली कहानी है। मैं आपका ध्यान बनाए रखने के लिए और आपको चौकन्ना रखने के लिए हर उस विधि का प्रयोग करूंगा जो मेरे अधिकार में है। कारण एकदम सरल है। आप संभवतः प्रति मिनट 200 से 400 शब्द की दर से पढ़ते हैं, परंतु आपका मस्तिष्क प्रति मिनट 800 से 1800 शब्दों की दर से चलता है। आपके मस्तिष्क की सामान्य प्रवृत्ति उस खाली समय या जगह को हजार असंबंधित विचारों से भरने की होती है। अब इसके साथ इस तथ्य को भी जोड़ें कि आपके पढ़ने सीखने का नज़रिया भी बदलता है, जैसे कि आपके दिन का प्रकार बदलता है और आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका दिमाग कैसे और क्यों भटकता है। दरअसल ये संभव है कि आप कई पृष्ठ पढ़ लें और कुछ भी आत्मसात ना करें। उदाहरण के लिए, इस पुस्तक को पढ़ते हुए आप दर्जनों बार मुझे छोड़कर छोटी छोटी यात्राओं पर निकल गए। आप सब जगह गए और बच्चों पर नज़र रखने से लेकर कक्षा को पढ़ाने तक, कोई सेल करने तक, फुटबॉल गेम देखने या रेस्टरूम में जाने तक आपने सब कुछ किया है। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो पिछले किसी भी पृष्ठ को जिसे आप पढ़ चुके हैं फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप पाएंगे कि कई शब्द और विचार आपसे पहली बार छूट गए थे। संयोगवश ये आपकी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं है। सच तो ये है कि अधिकांश मामलों में आप जितने अधिक बुद्धिमान हैं, इसके होने की संभावना रहेगी ही रहेगी। मैं इसके साथ ये भी जोड़ सकता हूँ कि आप जितने अधिक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी हैं, उतनी ही अधिक आप भविष्य में इससे कम होने के लिए उतनी ही अधिक मेहनत करेंगे। इस पुस्तक के लेखक के रूप में मुझे आशा करनी है कि इस पैराग्राफ को पढ़ते समय आप उन यात्राओं पर नहीं गए थे। ये जानने के बाद कि आप बीच बीच में छोटी छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं, आपको मेरे द्वारा पहले दी गई सलाह को समझना आसान हो जाएगा कि आप उन बातों को जिन्होंने आपको प्रभावित किया पेन से रेखांकित कर लें। संयोग से अगर आप इन विचारों को ट्रिगर पेज नोटबुक में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो आप सच में एक निष्क्रिय पाठक के बजाय सक्रिय पाठक हो जाएंगे। ये समीक्षा उद्देश्यों के लिए सहायक होगा। पुनः पढ़ना और इस सूचना को समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के एक अग्रणी विश्वविद्यालय ने पाया कि नई सामग्री से एक बार परिचित कराए जाने पर लोग 2 हफ्ते बाद उसका लगभग 2% याद रख पाएंगे। यदि वे उसी सामग्री से लगातार 6 दिनों तक परिचित कराए जाएं, तो 2 हफ्ते बाद वे इसका 62% याद रखेंगे। परंतु इससे भी अधिक कुछ और महत्वपूर्ण है। जितनी अधिक बार आप किसी सूचना से परिचित कराए जाते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उस पर कोई कार्यवाही करें, और आपके द्वारा क्रिया करवाना ही मेरा उद्देश्य है। दरअसल क्रिया ज्ञान की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार बिना कार्य किए विश्वास मृत है, ठीक उसी प्रकार बिना क्रिया के ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। उकड़ू स्थिति में बैठे ना रह जाइए। बहुत बार जब मैं किसी विषय पर अपनी वार्ता में बोलना शुरू करता हूँ, तो व्यक्ति अपने सिर को हिलाकर ये संकेत देते हैं कि वे इस बात को पहले से ही जानते हैं या ये उन्होंने पहले ही सुन रखा है। मुझे अक्सर रुककर उनसे पूछने की इच्छा होती है कि इस बारे में उन्होंने किया क्या है। जो कुछ आपने सीखा है, जब तक आप उसका उपयोग नहीं करते, तब तक सीखना और ना सीखना एक जैसा ही है। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है, वो उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो पढ़ नहीं सकता। जो व्यक्ति जानता है परंतु सफलता के सिद्धांतों और सूचना का प्रयोग नहीं करता, वो उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो उसे नहीं जानता। आप कुछ करना चाहते हैं, है ना? हाँ कहिए। क्योंकि आपने हाँ में जवाब दिया है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि बधाई हो, आप अब सफल हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। ये वो दिशा है जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ शुरुआत ही नहीं की है, बल्कि आप सही दिशा में भी चल रहे हैं। मैं उत्साह से आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि आप अधिकांश लोगों जैसे नहीं हैं। अधिकांश लोग इंतजार करते हैं कि इससे पहले कि वो कोई चीज़ करें, हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। वे बाहर वृक्ष की डाल पर चलने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे नहीं समझते कि फल हमेशा डाली पर लटके होते हैं। वे अपने पर दांव लगाने से इनकार कर देते हैं। उनके लिए जिंदगी का खेल पहले ही खत्म हो चुका है और वे इसे हार चुके हैं। उनका समाधि लेख कुछ इस तरह पढ़ा जा सकता है: जन्म 1942, मृत्यु 1974, अंत्येष्टि 1997, अथवा जब दिल ने अंतिम रूप से धड़कना बंद कर दिया। ये वे लोग हैं जो रसोइये के बिस्कुट की तरह होते हैं। इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब मैं याजू सिटी, मिसिसिपी में एक छोटा बच्चा था, तो हम कुछ अमीर लोगों के पड़ोस में रहते थे। मैं जानता हूँ कि वे अमीर थे क्योंकि उनके पास ना सिर्फ रसोइया था, बल्कि रसोइये के पास भी कुछ पकाने के लिए था।
1930 के समय में ये अमीरी की पहचान थी। मैं एक दिन वहाँ पर लंच के लिए गया, जैसा कि मैं अक्सर जाने की हर रोज़ कोशिश करता था। गलत ना समझिए, हमारे पास अपने घर में खाने के लिए बहुत कुछ था। मैं जानता हूँ कि हमारे पास बहुत था, क्योंकि अगर मैंने कभी अपनी प्लेट क्षण भर के लिए भी बढ़ा दी तो वे हमेशा कहते थे, नहीं तुम बहुत खा चुके हो। उस मौके पर उनकी कुक बिस्किट्स का एक कटोरा लेकर आई। क्योंकि उनकी मोटाई एक चांदी के डॉलर से ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने पूछा, मोडी इन बिस्किट्स को क्या हुआ है? उसने थोड़ी हमदर्दी दिखाई, हंसी और फिर कहा, ये बिस्किट ऊपर उठने के लिए उकड़ू स्थिति में बैठे थे, परंतु वे बस उकड़ू में ही बैठने की स्थिति में नष्ट हो गए। आधा मन बनाने वाले और बस शुरू करने वाले। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उकड़ू बैठने की स्थिति में ही नष्ट हो गया हो? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जैसे ही बच्चे स्कूल से बाहर आ जाएं या बच्चे स्कूल में वापस चले जाएं तो वो कुछ करने वाला हो? शायद वे ये काम करेंगे, बस ज़रा सर्दी का मौसम आ जाए या सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाए। दूसरे बहानों की लंबी कतार है, जैसे बस क्रिसमस आ जाए या क्रिसमस ख़त्म हो जाए, जॉन कार ठीक कर ले, घर पेंट करा ले, घास काट ले आदि। संक्षेप में, ऐसे व्यक्ति जो किसी आंतरिक कार्य को करने से पहले बाहरी परिवर्तनों के पूरा हो जाने की सूची बनाते हैं, वे बस उकड़ू स्थिति में ही बैठे रह जाते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने कुछ वजन कम करने के लिए, स्कूल में वापस जाने के लिए, कोई पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने के लिए या लॉन को सजाने के लिए, चर्च या समुदाय के कार्यों में सक्रिय होने के लिए आधा मन बना लिया हो? दुर्भाग्यवश आधा मन बनाने वाले और बस शुरू करने वाले, दोनों तरह के लोग जो किसी काम को करने से पहले हर चीज़ के बिल्कुल ठीक हो जाने का इंतज़ार करते हैं, उस काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपने घर से निकलने से पहले ही रास्ते की सभी ट्रैफिक लाइट्स के हरे हो जाने का वेट करते हैं, वे घर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे आधा मन बनाने वाले और बस शुरू करने वाले लोग हैं, और जैसा मैंने कहा, वे उकड़ू स्थिति में ही बैठे रह जाते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि कभी आपने किसी से कहा हो कि बस जैसे ही आपको उसके लिए समय मिलेगा, आप फला काम करने वाले हैं, उन्नति या विकास का कोई कोर्स शुरू करने वाले हैं या और बहुत सी चीज़ें शुरू करने वाले हैं। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो उस स्थिति में ठीक बैठते हैं, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पुस्तक का पाठक उकड़ू स्थिति में ही बैठा रह जाए, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ का प्रयोग करूँगा जो बहुत प्रभावकारी है। मेरा बिजनेस कार्ड गोल आकार का है। इसके एक तरफ मेरा नाम, पता व फ़ोन नंबर है, दूसरी तरफ बड़े अक्षरों में TUIT शब्द लिखा है। क्योंकि कार्ड गोल है और ट्यूट है, इसलिए इससे ये एक गोल ट्यूट हो जाता है। बाद में इस पुस्तक में मैं आपको बताऊंगा कि एक गोल ट्यूट कैसे पाया जाए, और मेरा दावा है कि मैं आपको ये बताने के लिए कि एक गोल ट्यूट कैसे पाया जाए आसपास घूमता रहूंगा। इसलिए पढ़ते रहें। जब आपको अपना गोल ट्यूट मिल जाए, इसे हर समय अपने पास रखें, और जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहे जिससे आप सामान्यतः तब करते जैसे ही आपको उसके लिए समय मिलता, तो आपको याद रहेगा कि आपके पास पहले से ही आपका गोल ट्यूट है। अतः आप आगे बढ़ सकते हैं और उसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस पूरी पुस्तक में मैं पूर्ण रूपेण इस विचार का खंडन करने वाला हूँ कि सफल होने के लिए आपको लोगों का अनुचित लाभ उठाना पड़े, उनसे दुर्व्यवहार करना पड़ता है और बेईमान होना पड़ता है। दरअसल मैं बिना किसी शक के ये साबित करने वाला हूँ कि अपने साथ और अपने साथियों के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहकर ही आप जीवन के सब क्षेत्रों में वास्तविक रूप से सफल हो सकते हैं। फिर ये प्रमाणित करूंगा कि आप जीवन में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, यदि आप दूसरे लोगों की जो कुछ वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने में पर्याप्त मदद करते हैं। ये सच है, चाहे आप कोई सेल्समैन, डॉक्टर, पिता, माता, व्यापारी, विद्यार्थी, मंत्री, मैकेनिक या कोई निर्वाचित सरकारी कर्मचारी हों। ये कहानी ये समझने में आपकी मदद करेगी कि जो कुछ आपके दिमाग में है सिर्फ वही मायने नहीं रखता। गुब्बारे बेचने वाला। कई वर्ष पहले एक गुब्बारे बेचने वाला न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर गुब्बारे बेच रहा था। जब धंधा थोड़ा मंदा होता तो वो एक गुब्बारा छोड़ देता। जैसे ही वो गुब्बारा हवा में तैरता, खरीदने वालों की नई भीड़ उसके चारों ओर एकत्रित हो जाती और कुछ मिनटों के लिए उसका धंधा फिर चल पड़ता। वो बारी बारी से अलग अलग रंग के गुब्बारे छोड़ता था, पहले सफ़ेद, फिर लाल और बाद में पीला। कुछ समय बाद एक छोटे से नीग्रो बच्चे ने उसके कोट की आस्तीन खींची, गुब्बारे बेचने वाले की आंखों में देखा और एक पैना सा सवाल पूछा, मिस्टर, अगर आप कोई काला गुब्बारा छोड़ें तो क्या वो ऊंचा जाएगा? गुब्बारे बेचने वाले ने उस छोटे से लड़के की ओर करुणा, बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ देखा और कहा, बेटा, उन गुब्बारों में जो चीज़ है वो उसकी वजह से ऊपर जाते हैं, रंग की वजह से नहीं।
वो छोटा बच्चा वाकई भाग्यशाली था कि उसे ऐसा आदमी मिला जिसने सिर्फ आंखों से ही नहीं देखा। ठीक आंखों से आप किसी को दौड़ते हुए या चलते हुए या काम करते हुए या खेलते हुए देख सकते हैं। जो व्यक्ति अपने दिल और अपनी आंखों से देख सकता है वो दूसरे व्यक्ति के मनोभाव तक पहुंच सकता है, वो उसे स्पर्श कर सकता है तथा उसके अंदर की अच्छाई को प्रकट कर सकता है। हाँ, गुब्बारे बेचने वाला बिल्कुल ठीक था। मैं भी ठीक हूँ जब मैं आपसे कहता हूँ कि जो कुछ आपके अंदर है वही आपको ऊपर ले जाएगा। अब दोस्तों, चाहे आप निर्णय करने की घाटी में हैं या हिचकिचाहट की पहाड़ी पर हैं, अथवा आपका करियर या व्यक्तिगत जीवन पहले से ही तेज रफ्तार में है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि आप शिखर की यात्रा पर हैं। ये एक स्फूर्तिदायक यात्रा है जिसमें अल्फ्रेड हिचकॉक की रचना से कहीं ज्यादा रोमांच है, जॉन मैन वेस्टर्न से अधिक हरकत है, शेक्सपियर के नाटक से कहीं अधिक ड्रामा है और 3 छल्लों वाले सर्कस से कहीं अधिक मस्ती है। ये प्यार में डूबी हुई और हंसी से भरी हुई और किंग सोलोमन की खानों से कहीं अधिक सच्चा पुरस्कार देती है। संक्षेप में, ये पुस्तक आपके भविष्य के लिए आपकी निर्देशिका है। ये सच है कि आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, बजाय इसके कि आपके पास जो है वो चाहना पड़े। आपके विश्वास करने के बाद सफलता आसान हो जाती है, परंतु पहले आपको विश्वास करना चाहिए। अतः लगे रहिए, पढ़ते रहिए। आप विश्वास करने के रास्ते पर हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप अपने रास्ते पर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले खंड का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब इसके बाद हम दूसरे खंड का पहला अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।